बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू करेंगे हेनरी फ्योल नीड फॉर मैनेजमेंट थ्योरी। In earlier writings, Fayol noted that managerial ability was essential for organizational success. If managerial ability was important, however, then why did schools and universities neglect managerial training to focus exclusively on teaching technical skills? The answer, according to Fayol, was the absence of management theory. तो ही थॉट कि ये उस वक्त की बात है ना, जब हेनरी फ्योल के दौर में, कि वहाँ उस वक्त जो है ये मैनेजरियल नॉलेज नहीं दिया जाता, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं दिया जाता, और सारा फोकस जो है वो टेक्निकल स्किल्स पे है। देन ही हिमसेल्फ थॉट कि ये शायद मैनेजमेंट थ्योरी जो है उसकी वो नहीं है अवेलेबल। Fayol defined theory as a collection of principles, rules, methods, and procedures tried and checked by general experience. So this was the definition by Henri Fayol of theory. Fayol believed that a lack of management theory made it more difficult to teach and practice management because managers' experience were localized and not easily understood by others managers or students of the management. मैनेजरियल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू फ्योल डिपेंडेड ऑन सर्टेन क्वालिटीज़ एंड नॉलेज। ठीक है, उसने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की कि ये क्वालिटीज़ और ये नॉलेज हो, दैट पर्सन इज़ कैपेबल फॉर मैनेजमेंट। फिज़िकल क्वालिटीज़ जो हैं, ठीक है, ये आपके सामने फिज़िकल क्वालिटीज़ उसके होनी चाहिए, हेल्थ उसकी ठीक हो। मेंटल क्वालिटीज़, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, जजमेंट, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी एट्सेट्रा। मॉरल क्वालिटी, एनर्जी, फर्मनेस, विलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मॉरल क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। जनरल एजुकेशन, जनरल acquaintances with matters not belonging exclusively to the functions performed. Special knowledge, the peculiar to the function, be it technical, commercial, financial, managerial and so on। यानी जो भी, अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, तो उसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस, नॉलेज अराइजिंग फ्रॉम द वर्क प्रॉपर, the recollection of lessons a person has derived from things, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस हो। Fayol even diagrammed what he believed to be the relative importance of technical and managerial abilities for employees with different levels of authorities। ठीक है, डायग्राम भी एक डेवलप किया। एज ही एक्सप्लेन दैट एट द वर्कर लेवल टेक्निकल एबिलिटी वाज मोस्ट important, but as individual moved up to the scalar chain, the relative importance of managerial ability increases while the need for technical ability decreases। ठीक, कि जो बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रहे हैं, एक वर्कशॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे आप स्केलर चेन के ऊपर हायरार्की में मूव करते जाएंगे तो आपकी मैनेजरियल एबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Fayol recognized the term principles is often misunderstood to some observers. It suggests an unquestioned or rigid way of doing things on the orders of laws in the physical science. For this reason, Fayol was careful to explain what he meant by the principles. और ये आप देखें, for preference I shall adopt the term principles whilst disassociating it from any suggestion of rigidity, for there is nothing rigid or absolute in management affairs. It is all a question of proportion. Seldom do we have to apply the same principle twice in identical condition. Allowance must be made for different and changing circumstances. उसने कहा जैसे फिज़िक्स में या और दूसरी जो साइंस हैं उसमें जो प्रिंसिपल एक रिजिड होते हैं, तो इस मैनेजमेंट साइंस में रिजिड प्रिंसिपल नहीं है। सेम आइडेंटिकल सिचुएशन की रीजंस भी और हो सकती हैं और उसका सोल्यूशन भी और हो सकता है। लाइक मोटिवेशन को देख लें, डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से मोटिवेट होते हैं ना। पैसे से भी होते हैं कि पे इंक्रीज़ हो या बोनस हो, इन्वायरमेंट से कुछ लोग कि कैसे इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिल रहा है, कुछ लोग जो है वो पैट ऑन द बैग यानी शाबाश देने से मोटिवेट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि ये, और जब वैसे भी अब ह्यूमन बीइंग से जब डील कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है। Therefore, principles are flexible and capable of adaptation to every need. It is a matter of knowing how to make use of them, which is difficult art requiring intelligence, experience, decision, and proportion. Compounded of tact and experience, proportion is one of the more compounded of tact and experience and proportion is one of the foremost attributes of the manager। ठीक है, तो ये सारी तीनों चारों चीज़ों से मिल के, यानी उस इंटेलिजेंस, उसका एक्सपीरियंस, ठीक है, इन चीज़ों से मिल के उसने इस ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करना। Moreover, Fayol stressed that in advancing a list of principles of management, he was not suggesting that there is a limit to the number of principles
that might apply in different situations. Other principles could be identified. The principles he chose to review were simply those he had found most useful in his own career. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल जो है ना वो बड़े मशहूर हैं और उसने कहा कि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी आप सोच सकते हैं। ये हैं जी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय फ्योल। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। Division of work is the well-known idea of assigning separate tasks to the individual specialist with the intent of producing more and better work with the same effort. यानी जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, यानी एक काम खास पर्सन को देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कर करके स्पेशलिस्ट हो जाता है ना, और फिर उसकी स्पीड बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी आती जाती है। तो डिवीजन ऑफ वर्क का एक कॉन्सेप्ट था। अथॉरिटी वाज डिफाइंड एज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। Fayol distinguished between the formal authority managers held by virtue of office or rank and personal authority which was compounded of intelligence, experience, moral worth, ability to lead past services. यानी अथॉरिटी भी उसने दो तरह की डिफाइन, एक तो फॉर्मल अथॉरिटी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको असाइन होती है, और दूसरी अथॉरिटी है कि वो बंदा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, या उसके अंदर एक लीड करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो भी दैट बिकम्स अथॉरिटी, वो इनफॉर्मल अथॉरिटी होगी। Discipline is essentially respect and obedience between a firm and its employees. Fayol felt that discipline was vital for the smoothly functioning and prosperous firms. Remuneration deals with day wages, piece rate, bonuses and profit sharing. ये different हमने theories पढ़ी है ना पहले पीछे different chapters में, piece rate भी था और bonus का, profit sharing का भी concept आया। Fayol concluded that the appropriate employee remuneration depends on many factors. In general, however, a firm's method of payment should be fair, should motivate by rewarding successful performance and should not lead to excessive overpayment. ठीक है, तो जहाँ एक उसको नॉर्मली देखना है तो वहाँ एक्सेसिव पेमेंट भी नहीं करनी, ओवर पेमेंट भी नहीं होनी चाहिए। Fayol also acknowledged the non-financial incentives as a form of remuneration. ठीक है, तो एक तो ये तो था ना फाइनेंशियल, तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी अगर आप उसे कहते हैं तो ये भी एक रिम्यूनरेशन की फॉर्म है। Unity of command was expressed as, for any action whatsoever an employee should receive orders from one superior only. To Fayol, dual command was a threat to the authority discipline. ठीक है, तो एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, जहाँ से अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे, ड्यूल या इससे ज़्यादा होंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी डिसिप्लिन में, अथॉरिटी में। Unity of direction means one head and one plan for a group of activities having the same objective. ठीक है, यानी डायरेक्शन एक होनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स द कोऑर्डिनेशन नेसेसरी फॉर फोकसिंग अ फर्म्स एफर्ट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कम्स फ्रॉम अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इज एसेंशियल टू यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, उसका मतलब है कि तो यूनिटी ऑफ एक्शन होगा। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट इज अ प्ली टू अबॉलिश इग्नोरेंस, ambition, selfishness, laziness, weakness and all human passions. As viewed by Fayol, the placing of an individual's or group's interest over a firm's general welfare would inevitably lead to the conflict among participating parties. Fayol's observation is the respect apparently as early expression of what agency theory refers to as opportunism, meaning a form of self-interested behavior. कि लोग जो है ना सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें होता है वो बिहेवियर जो है ना एग्जिबिट करते हैं। तो इसका ये पॉइंट था कि आप जो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट है ना वो सबॉर्डिनेशन में होना चाहिए जनरल इंटरेस्ट के। इक्विटी एज एनविजन्ड बाय Fayol रिजल्ट्स फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ काइंडलीनेस एंड जस्टिस। एज सच इक्विटी प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर डीलिंग विद एम्प्लॉयज़ एंड इंस्टिलिंग डिवोशन एंड लॉयल्टी। तो जब यू विल डील विद इक्विटी और विद ऑल द एम्प्लॉयज़ तो उससे क्या होगा, डिवोशन और लॉयल्टी आएगी। Centralization is a principle that Fayol felt was always present to a greater or lesser extent and thus belongs to the natural order. Is a principle that Fayol felt was always present to a greater or lesser extent and thus belongs to a natural order. यानी सेंट्रलाइजेशन जो है वो होनी चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड, जैसे उसने कहा ना कि रैंक्स हों, एक जगह उसको ऑर्डर आए, वो टॉप से बॉटम की तरफ ऑर्डर ट्रैवल करे। Scalar chain refers to the chain of superiors ranging from the ultimate authority to the lowest rank. यानी स्केलर चेन हो टॉप से बॉटम, ठीक है, एक हायरार्की होनी चाहिए। ऑर्डर विद रिगार्ड टू द मटेरियल थिंग्स इंश्योर्स इन द वर्ड्स ऑफ अ टाइम ऑनर्ड एडेज। ऑर्डर क्या है, देखें एग्जांपल है कि अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एज Fayol नोटेड द सेम मे बी सेड फॉर द पीपल। ठीक है, जैसे वो एक वर्कशॉप के लिए है या टेक्निकल साइड के लिए है, तो उन्होंने कहा ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
क्या, द राइट मैन इन द राइट प्लेस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज टू अवॉइड waste resources. Fayol recognized that a social order requires a good organization and good selection, and by necessity a need to balance a firm's human requirement with its available resources. ठीक है, जिस बंदे के अंदर जो एबिलिटी है, देखें ना, द राइट मैन इन द राइट प्लेस, उससे वो काम लिया जाए. उसकी इस एबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रखा जाए, जो टेक्निकली अच्छा है उसको टेक्निकल पोजीशन पे रखा जाए. तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब. Stability of tenure of personnel sought to provide for orderly human resource staffing and establishing provisions to ensure that a firm's employee possess the requisite abilities for the work to be performed. ठीक है, जो भी उसने वर्क परफॉर्म करना है उसकी requisite ability उसके अंदर होनी चाहिए. Initiative as a principle exhorted employees to display zeal and energy in all endeavors. यानी उस इनिशिएटिव लेने की एबिलिटी होनी चाहिए. Fayol observed that the thinking out a plan and ensuring its success is one of the most powerful stimulants of human endeavor, and this is what is called initiative. Fayol considered that the freedom to propose and execute to be key aspect of initiative that were essential to subordinate satisfaction. ठीक है, तो इनिशिएटिव लेने की भी एक एबिलिटी होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ के अंदर इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए. फाइनली एस्पिरिट डी कॉर्प, इसको फ्रेंच वर्ड है, तो इसको जो मैंने देखा है इसका, तो यही इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है, एस्पिरिट डी कॉर्प. स्ट्रेस्ड बिल्डिंग हार्मनी एंड यूनिटी विद इन अ फर्म. ही अंडरस्टूड दैट रियल टैलेंट इज नीडेड टू कोऑर्डिनेट एफर्ट, encourage keenness, use each man's abilities and reward, ठीक है, each one's merit without arousing jealousies and disturbing harmonious relationship. अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्योल्स ओरिएंटेशन वाज दैट ऑफ एन अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेटर. उसकी यानी जैसे टेलर की थी सारा टेक्निकल बेस पे और टेक्निकल साइड पे सारी फोकस था, इस तरह फ्योल का फोकस था अपर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन पे. He believed that the responsibility of general management is to conduct the enterprise towards its objective by making optimum use of available resources. यानी जो resources available हैं, चाहे human resource है, चाहे physical resources हैं, चाहे financial resources हैं, उसको ऑप्टिमम यूज़ करके जो ऑर्गेनाइजेशंस के या एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव किया जाए. और मोर और लेस आज भी हम यही जो मैनेजमेंट साइंस में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो यही चीज़ें होती हैं. इट इज़ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इट ड्राज अप द प्लान ऑफ एक्शन, सेलेक्ट्स personnel, determines performance, ensures and controls the execution of all abilities. Thank you.